नमस्कार मित्रों, ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मुद्दे की बात पर आते हैं। और पिछले क्लास में मैंने राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित प्रक्रिया की बात कर रहे थे, राष्ट्रपति की शपथ की बात कर रहे थे, चुनाव संबंधित शपथ की बात की थी। और शपथ का चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते कल थोड़ा सा वीडियो जो है हमारा ट्रिप कर गया था और मुझे पता ही नहीं चला और मैं वीडियो बनाता रहा, लेकिन वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वीडियो नहीं बन पाया पूरा और अधूरे में ही रह गया था। चलो उसको आज पूरा कर देते, अभी पूरा करते हैं, ठीक है। तो कल हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की शपथ की, अनुच्छेद 60 की। और राष्ट्रपति की शपथ मुख्यतः 3 शब्दों से होती है, यानी कि 3 बातों से राष्ट्रपति 3 बातों की शपथ मुख्य रूप से लेता है। और इसमें आपका आता है एक परिरक्षण, एक आता है प्रतिरक्षण और एक शब्द है आपका संरक्षण, ठीक है। तो मैं यही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो परिरक्षण है वो परिरक्षण क्या है। परिरक्षण जो है उसमें राष्ट्रपति कहता है कि मैं किसी को भी संविधान के खिलाफ नहीं जाने दूंगा, ठीक है, जिसको कहते हैं वीटो पावर, ठीक है। परिरक्षण में क्या कहता है राष्ट्रपति कि मैं किसी को भी संविधान के खिलाफ नहीं जाने दूंगा, ठीक है। संविधान के खिलाफ नहीं जाने दूंगा अर्थात वीटो, ठीक है। और प्रतिरक्षण का मतलब होता है, प्रतिरक्षण का मतलब है कि राष्ट्रपति स्वयं भी संविधान के खिलाफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्रतिरक्षण में राष्ट्रपति कहता है मैं स्वयं भी संविधान के खिलाफ नहीं जाऊंगा, ठीक है। अर्थात इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, महाभियोग, ठीक है। अर्थात इसको क्या कहते हैं, महाभियोग, ठीक है। और तीसरा कहता है कि राष्ट्रपति कहता है मैं संविधान के स्वरूप को नहीं बिगड़ने दूंगा, यानी कि संविधान के स्वरूप को बनाए रखूंगा, ठीक है। ठीक है, अर्थात पुनर्विचार, ठीक है, अर्थात पुनर्विचार, यानी कि 3 शब्दों के 3 अलग अलग मायने हैं, ठीक है। एक तो है आपका परिरक्षण, परिरक्षण का मतलब होता है वीटो पावर, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति कहता है कि मैं इस बात की शपथ लेता हूं कि मैं किसी को भी संविधान के खिलाफ नहीं जाने दूंगा, अर्थात जो भी संविधान के खिलाफ जाएगा उस पर मैं वीटो पावर का इस्तेमाल कर दूंगा, ठीक है। दूसरी शपथ करता है प्रतिरक्षण की। प्रतिरक्षण का मतलब होता है कि मैं स्वयं भी संविधान के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। अगर राष्ट्रपति स्वयं संविधान के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाकर उसे पद से हटा दिया जाता है। तो प्रतिरक्षण का मतलब है महाभियोग, ठीक है। उसके बाद संरक्षण की बात करें तो राष्ट्रपति कहता है कि मैं संविधान के स्वरूप को बिगड़ने नहीं दूंगा, यानी कि संविधान का जो भी स्वरूप है वो एज इट इज़ बना रहेगा, ठीक है। तो संविधान के स्वरूप को बनाए रखने का मतलब है कि संविधान के स्वरूप को नहीं बिगाड़ने, यानी कोई भी मंत्री या मंत्रिमंडल अगर संविधान के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो मैं उस पर पुनर्विचार का
याचिका पुनर्विचार का नियम लागू कर दूंगा। ठीक है, तो संरक्षण का मतलब पुनर्विचार, प्रतिरक्षण का मतलब महाभियोग और परिरक्षण का मतलब वीटो पावर। यहाँ तक कल मैंने बात करी थी। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल पर। ठीक है नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ठीक है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो आपका अनुच्छेद 56 में वर्णित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष तक होता है, किंतु जब तक, कब तक, जब तक उसका उत्तराधिकारी शपथ ग्रहण ना कर ले। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे किंतु तब तक, जब तक उसका उत्तराधिकारी शपथ ग्रहण ना कर ले। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, कब तक होता है? 5 वर्ष तक का होता है, लेकिन तब तक भी रहता है जब तक उसका जो उत्तराधिकारी है यानी दूसरा राष्ट्रपति है वो जब तक शपथ ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक भी वही राष्ट्रपति बना रहता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी त्यागपत्र की बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, जिसकी सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को जैसे ही त्यागपत्र देगा वैसे ही तत्काल प्रभाव से जो सूचना है वो लोकसभा अध्यक्ष को दे दी जाएगी। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना तुरंत की तत्काल दी जाएगी। ठीक है, कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, तो ये तो आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा। ठीक है,
यानी 5 वर्ष कार्यकाल होता है, और कब तक होता है, जब तक उसका दूसरा उत्तराधिकारी शपथ ग्रहण ना कर ले तब तक उसका कार्यकाल बना रहता है, मोस्टली 5 वर्ष का होता है। और त्याग पत्र जो होता है, राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है, और जैसे ही त्याग पत्र देता है तो तत्काल प्रभाव से उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे दी जाती है। ठीक है, कार्यकाल हो गया। अब बात करते हैं हटाने की। राष्ट्रपति को हटाया जाना, राष्ट्रपति को कब और कैसे हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति को कब हटाया जाएगा, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करेगा। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रपति कब हटाया जाएगा, जब वो संविधान का अतिक्रमण करेगा। ठीक है, जिसका अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है, महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, कब हटाया जाएगा, अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है उसके द्वारा ये संविधान के अतिक्रमण पर हटाया जाना। ठीक है, और कैसे हटाया जाएगा इसकी भी बात कर लें। कैसे हटाया जाएगा, महाभियोग के द्वारा। ठीक है, और महाभियोग का जो वर्णन है, महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 56 में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ पर आती है, अनुच्छेद 61 पर आती है। ठीक है, और महाभियोग का उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 56 में किया गया है। इस बात को विशेष ध्यान रखें कि राष्ट्रपति को हटाया जाता है अनुच्छेद 61 के द्वारा, महाभियोग के द्वारा। ठीक है, और महाभियोग का जब उल्लेख पूछा जाए तो महाभियोग का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 56 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 56 में महाभियोग का उल्लेख किया गया है, लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया है कि किस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, ठीक है, तो वो आपका अनुच्छेद 61 में दिया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया में केवल राष्ट्रपति ही नहीं दिए गए हैं, महाभियोग की प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के बारे में भी दिया गया है है ना, और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में बात करी गई है महाभियोग में, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात की गई है महाभियोग में, और आपका कैग के बारे में महाभियोग की बात करी गई है। ठीक है, महाभियोग में कैग के बारे में भी बात की है। कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में भी ये महाभियोग के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो अब महाभियोग की बात कर लें। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया।
महाभियोग की प्रक्रिया किसमें दिया गया? अनुच्छेद 61 में। ठीक है। तो इसका आधार क्या है आपका? महाभियोग की प्रक्रिया का जो आधार है वो उसमें दिया गया है कि संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, आधार क्या है आपका? संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण। ठीक है, अर्थात महाभियोग कब लगाया जाएगा? महाभियोग जब लगाया जाएगा जब कोई भी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान का अतिक्रमण करता है तो महाभियोग लगाया जाएगा। ये तो हो गया इसका आधार। ठीक है, और इसकी सूचना के बारे में बात करें तो सूचना जो दी जाएगी वो 14 दिन के पहले लिखित रूप को राष्ट्रपति को देनी होगी। ठीक है, सूचना जो देनी होगी वो 14 दिन पूर्व लिखित रूप से। ठीक है, यानी कि सूचना जो है वो 14 दिन पूर्व लिखित रूप से राष्ट्रपति को दी जाएगी। ठीक है, और किसके द्वारा दी जाएगी? सूचना किसके द्वारा दी जाएगी? तो सूचना दी जाएगी प्रस्ताव लाने वाले सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित। ठीक है, सदन के ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की जो सूचना है वो 14 दिन पूर्व लिखित रूप से राष्ट्रपति को दी जाएगी। और किसके द्वारा दी जाएगी? कि जिस सदन में उसके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित की हुई जो सूचना होगी वो राष्ट्रपति को दी जाएगी। ठीक है, और महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो कहाँ कहाँ पेश हो सकता है? चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। महाभियोग का प्रस्ताव है वो सदन के की संसद के सदन नहीं लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे दोनों सदनों के किसी भी सदन में
पेश किया जाएगा। सदन के दोनों सदनों के किसी भी सदन में ये पेश किया जाएगा। ठीक है। और पारित होने का पारित होगा कैसे होगा? दोनों सदनों में असामान्य बहुमत या जिसे कहेंगे विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होने पर। ठीक है। तो पारित क्या होगा? पारित कैसे होगा? ठीक है। पारित हुआ जब माना जाएगा जब दोनों सदनों में, यानी पेश तो कोई भी सदन कर सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, और पेश करने वाले सदन का जो जिस भी सदन में, उच्च सदन या निम्न सदन, किसी भी सदन में जहाँ पेश किया जाएगा, प्रथमता पेश जिस सदन में किया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव होना चाहिए, जो कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना के तौर पर दिया जाएगा, और उसी के तहत किसी भी सदन में ये पेश किया जा सकता है। और दोनों सदनों में यह असामान्य बहुमत से, असामान्य बहुमत को विशेष बहुमत भी कहते हैं, जो कि 2/3 सदस्यों के द्वारा पास किया जाता है। ठीक है। यानी कि 2/3 बहुमत के द्वारा पारित, जब ये सदन पारित हो जाएगा प्रस्ताव, तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। ठीक है। अब महाभियोग की बात कर लें। महाभियोग किस किस पर लगाया जा सकता है? महाभियोग। ठीक है। महाभियोग किस किस पर लगाया जाता है वो भी देख लें। महाभियोग जो है वो 2 प्रकार से लगाया जाता है। एक तो है आपका संविधान के अतिक्रमण से, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति पर लागू होता है केवल। ठीक है। राष्ट्रपति पर जो लागू होता है महाभियोग, वो होता है केवल संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन। ठीक है। अगर राष्ट्रपति जो है वो संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करता है, राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग लागू होता है संविधान के अतिक्रमण से, केवल राष्ट्रपति पर। ठीक है। और जो दूसरे तरह से महाभियोग लगते हैं, साबित कदाचार ऑब्लिक असमर्थता। ठीक है। एक महाभियोग जो लगता है वो राष्ट्र संविधान के अतिक्रमण से लगता है। दूसरा महाभियोग जो लगता है वो साबित कदाचार, यदि कदाचार आपका साबित हो जाता है कि आप संविधान में आस्था नहीं रखते हैं, गलत निर्णय देते हैं, या फिर कोई गलत काम करते हैं, संविधान के नियमों का उल्लंघन करके कार्य करते हैं, या फिर आप असमर्थ हैं। ठीक है। कार्य करने में असमर्थ हैं और फिर भी कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कार्य कर रहे हैं, उसमें गलतियां हो रही हैं। ऐसे में जो साबित कदाचार और असमर्थता पर के आधार पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किन किन पर लगाया जाता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। वो लगाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज,
हाई कोर्ट के जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और मुख्य चुनाव आयुक्त। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, मुख्य चुनाव आयुक्त और आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, जिसको बोलते हैं कैग, CAG। ठीक है, यानी कि इतने लोगों पर महाभियोग की प्रक्रिया दोहराई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया लग सकती है। महाभियोग संविधान के अतिक्रमण करने से केवल किस पर लगेगा? राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करेगा, ठीक है, अतिक्रमण करेगा तो राष्ट्रपति पर लागू होगा। और अगर कदाचार साबित होता है या असमर्थता आती है तो सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, इन पर भी महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में दी गई है। ठीक है, और महाभियोग का वर्णन जो है, महाभियोग का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 56 में दिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल भी हो गया आपका। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो था अनुच्छेद 56 के तहत, और उसी अनुच्छेद 56 में महाभियोग का वर्णन किया गया। लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आपकी अनुच्छेद 61 में दी गई है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर? पिछली क्लास में एक लोगों ने कमेंट किया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने ये कहा था कि मुझे अनुच्छेद 163 समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 163 अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं है। वो तो आपका जब मैं कार्यपालिका को समझा रहा था तब मैंने आपको जो राज्य मंत्रिपरिषद जो होती है वो अनुच्छेद 163 के तहत होती है, और उसके लिए मैंने आप लोगों को ये बताया था कि राज्य में एक मंत्रिपरिषद होती है जो अनुच्छेद 163 के तहत गठन किया जाता है। और उस परिषद में आपके जो 4 तत्व होते हैं, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये चारों के चारों राज्यपाल को सलाह देने के लिए होते हैं। ठीक है, और जो आपका जो मंत्रिपरिषद होती है उसका अध्यक्ष जो होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 163 जो है उसमें केवल अनुच्छेद 163 में ये वर्णन किया गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए उसकी एक मंत्रिपरिषद होगी, और वो सलाह उन निर्णयों पर दी जाएगी जिसमें राज्यपाल स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। यानी कि राज्यपाल जो है कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि वो स्वयं अपने विवेक पर ले लेता है, और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर लेता है। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो निर्णय लेता है वो आपके अनुच्छेद 163 के अंतर्गत आते हैं। यानी अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है, और राज्य के मंत्रिपरिषद में आपका
4 तत्व होते हैं। एक मुख्यमंत्री होता है जो कि उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है ना। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। तो ये सारे मंत्रियों की जो एक मंत्रिमंडल बनता है, वो मंत्रिमंडल राज्यपाल को सलाह देने के लिए होता है। ठीक है, तो राज्यपाल कोई भी निर्णय लेगा तो उनके सलाह के बगैर नहीं लेगा। कुछ निर्णय ऐसे हैं जो राज्यपाल अपने स्वविवेक से ही ले सकता है, जैसे कहीं राष्ट्रपति शासन लगाना है तो वो लगा सकता है। ठीक है, इस टाइप के जो निर्णय होते हैं वो राज्यपाल स्वयं लेता है। ठीक है, उस पर किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं होती। अब मान लो राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करे और उसमें सलाह ले मुख्यमंत्री की, तो क्या मुख्यमंत्री कहेगा कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए? नहीं कहेगा। तो ऐसी कुछ शक्तियां हैं राज्यपाल के पास जो स्वयं विवेक पर आधारित होती हैं, जिन पर उसे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बाकी की सारी निर्णय कार्य, विकास कार्य जो भी राज्य में होते हैं, उनके लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 163 के तहत होता है। और अनुच्छेद 163 में 4 तरह के लोग होते हैं। एक होता है आपका मुख्यमंत्री, दूसरे होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, तीसरे होते हैं आपके उप मंत्री, चौथे होते हैं आपके राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो ये चारों लोग मिलकर राज्यपाल को सलाह देने का कार्य करते हैं, यानी कि इनकी सलाह पर राज्यपाल कार्य करता है। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 163 आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और जिसने भी कमेंट किया था उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो अब आप इस वीडियो को देखकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर, और कल आप लोगों को राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में अवगत कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।